हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं क्लस्टर हेडेक के बारे में। क्लस्टर हेडेक एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और वैसे भी जब भी कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो हेडेक जो होता है वो सबसे कॉमन सिम्टम होता है। इसमें जो हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, एक्सक्रूशिएटिंग होता है, डेबिलिटेटिंग होता है। मतलब सर दर्द जब होता है तो ऐसे लगता है जैसे पूरी जान निकल गई है शरीर की। और इसमें जो दर्द होता है वो यूनिलेटरल, मतलब एक ही साइड होता है और आंख के ऊपर और आंख के पीछे दर्द होता है। और जो आंख में पीछे से दर्द होता है वो ऐसा लगता है कि कोई इतनी जोर के मतलब वो कर रहा है, मार रहा है कि आंख जो है वो बाहर को निकल आएगी। मतलब इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है। और आंख का जो ये ऊपर वाला आईलिड है, ये यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और ये बंद हो जाता है, ठीक है ना, जिसको टॉसिस बोलते हैं। और जो अंदर का जो आई बॉल होता है, प्यूपिल है, वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और आइज में रेडनेस हो जाती है और आइज में से पानी आता है। आइज के साथ साथ जो है नोज में से भी पानी आता है, नेजल कंजेशन हो जाती है, स्टफी नोज हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है फोटोफोबिया और फोनोफोबिया हो जाता है, मतलब आवाज़ को लेकर सेंसिटिविटी हो जाती है और लाइट को लेकर सेंसिटिविटी हो जाती है। फोरहेड पर, माथे पर जो है बहुत पसीना आता है। इसके अलावा एलोडाइनिया हो जाता है, मतलब कि जैसे मान लो कोई चीज़ है, हल्का सा भी अगर जैसे टच करते हैं, मान लो कोई मोर का पंख है, ये बिल्कुल लाइट सा कोई पेपर का टुकड़ा है, अगर हम उसको टच करते हैं नॉर्मली तो कोई दर्द नहीं होता, कोई भी फीलिंग नहीं आती। पर इसमें जो है सेंसिटिविटी पेन को लेके जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब मैंने जैसे फोटोफोबिया या फोनोफोबिया बताया, वो माइग्रेन भी होता है। बट इसमें जो आइज वाला पेन है ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और इसमें यूनिलेटरल होता है, जबकि माइग्रेन में नोजिया, वॉमिटिंग है और दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं। और तो इसलिए कि माइग्रेन से अलग है, वैसे उसमें भी यूनिलेटरल होता है, इसमें भी यूनिलेटरल होता है, बट उसमें जैसे नोजिया, वॉमिटिंग और सिम्टम्स है वो क्लस्टर हेडेक में नहीं होते हैं। क्लस्टर हेडेक 20 से 40 की उम्र के बीच में कभी भी हो सकता है। ये मेल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। क्लस्टर हेडेक जो है दिन में 2 से लेके 8 बार, मतलब 2 से लेके 8 अटैक्स जो है पर डे आ सकते हैं। और एक अटैक जो है वो 15 मिनट से लेके 3 घंटे तक रह सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और इसमें जो हेडेक होता है, जो शुरुआत होती है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। मतलब अगर आज 5 बजे हुआ तो कल भी 5 बजे, नेक्स्ट जो भी एपिसोड्स आते हैं, अटैक शुरुआत होता है तो वो उतने बजे ही होता है, फिक्स टाइम पे। इसीलिए इसको अलार्म क्लॉक हेडेक कहा जाता है। बट टाइम तो फिक्स है कि हेडेक की शुरुआत जो होती है वो एक फिक्स टाइम पर ही होती है। बट अगर हेडेक होना स्टार्ट हो गया, बट वो कितने टाइम के लिए रहेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब वो जो है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आज आपको अटैक 15 मिनट के लिए रहा है, कल कितने टाइम, ये ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट के लिए रहेगा। टाइम ज़रूरी फिक्स है, कितने बजे शुरू होगा, बट कितनी देर के लिए रहेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए वो हेडेक रहेगा, वो जो है डिपेंड करता है, वेरी करता है। अब हेडेक आपको कुछ दिन के लिए भी रह सकता है, हफ्तों तक रह सकता है, महीनों तक रह सकता है, या सालों तक भी रह सकता है। जिनको क्रॉनिक होता है, 10 to 50% पेशेंट्स में उनको क्रॉनिक हेडेक भी हो सकता है कॉन्टिन्यूसली डेली, ठीक है ना। अब इसमें जो हेडेक होता है वो बहुत 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 ज़्यादा सीवियर होता है, इसीलिए इसको सुसाइड हेडेक भी कहा जाता है। ये सुसाइड हेडेक वाली टर्म मैंने ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में भी यूज़ की थी, कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में भी ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, हमारी नर्व्स होती हैं, उसकी वजह से जो है पूरे फेस में एक तरफ को जो पेन होता है हेडेक में, उसमें भी हेडेक होता है पर फेशियल पेन भी होता है। और डेली जो एक्टिविटीज़ है वो पेशेंट जो है, ये पर्सन जो है प्रॉपरली नहीं कर पाता है। ये इसमें भी ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व होती है। बट इसमें ट्राइजेमिनल नर्व के साथ साथ हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होता है। तो जो हमारा ब्रेन का जैसे पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो हमारा एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक का जो एरिया है वो वहाँ पर होता है। तो इसमें ट्राइजेमिनल नर्व के साथ साथ बाकी मतलब ब्रेन के दूसरे पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लस्टर हेडेक के अटैक की वजह से पर्सन फिजिकली तो एग्जॉस्ट होता ही होता है, बट मेंटली भी वो, उसमें एग्रेसिवनेस आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कंफ्यूजन है। मतलब ये सारी चीज़ें भी जो मेंटली है उसको अफेक्ट करती हैं, क्योंकि उसको इस बात का डर बना रहता है कि पता नहीं मुझे नेक्स्ट अटैक जो है वो कब आ जाएगा। तो नेक्स्ट अटैक उसको ना, इस चीज़ से उसको
फ़ियर भी हो जाता है, उसको डर भी लगता है कि दोबारा मुझे अटैक ना आ जाए, क्योंकि इसमें पेन जो है वो ज़्यादा होता है। और इस पेन की वजह से वो अपना कोई भी फ्यूचर प्लान्स नहीं बना सकता कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, उसकी वजह से सोशल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और जब बार-बार अटैक्स आते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सिर्फ़ अकेला ही रहना, क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। जब कोई इंसान बीमार होता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, तो नेचुरल सी बात है कि उसका कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, अकेला बैठा रहता है, वो सोचता है मैं क्या करूँ? क्योंकि उस टाइम उसको जब दर्द होता है, उसको ऐसा लगता है कोई मेरी हेल्प ही नहीं कर पा रहा, कोई मुझे ठीक नहीं कर पा रहा। तो इसलिए वो अकेला रहना जो है पसंद करता है, किसी से बात तक नहीं करता। अब नेचुरल सी बात है कि धीरे-धीरे डिप्रेशन, एंग्जायटी की वजह से उसको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, या क्रॉनिक मतलब साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं आने वाले टाइम में, अगर उसको जो है क्लस्टर हेडेक रहेगा। और कुछ पेशेंट्स में जिनमें क्रॉनिक रहता है, उनको तो वैसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें कारण क्या है? मान लीजिए कि क्लस्टर हेडेक हुआ, तो इसके रीज़न्स क्या है? देखो, वैसे तो इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं कि हम कह दें कि एक यही कारण है जिसकी वज़ह से हेडेक हो रहा है। बट कहीं न कहीं जेनेटिक्स है, अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या लाइट की वज़ह से, या स्ट्रेस की वज़ह से, या फिर इसको हिस्टामिन हेडेक भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ैक्ट कॉज़ है वो तो पता नहीं, लेकिन जैसे कि नर्व्स हैं, ब्रेन के कुछ एरियाज़ हैं, वो अफ़ेक्ट होते हैं। पर्टिकुलरली जो क्लस्टर हेडेक होता है वो ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जियस में आता है। मतलब कि उसकी एक टाइप है, ये प्राइमरी हेडेक का एक टाइप है, जिसमें कि ब्रेन के अलग-अलग एरियाज़ अफ़ेक्ट होते हैं, नर्व्स अफ़ेक्ट होती हैं। बट लेकिन अगर हम सीटी स्कैन करवाएँगे, एमआरआई करवाएँगे, तो पर्टिकुलर कोई भी टेस्ट नहीं है, जिससे ये पता चले कि ये क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक जैसा सेम हेडेक जो है कॉन्टिन्यूल हेमिक्रेनिया, पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया में भी होता है। कॉन्टिन्यूल हेमिक्रेनिया में डेली एक बार एक अटैक आता है हेडेक का, जो कि 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक रहता है। बट आता सिर्फ एक ही अटैक है पूरे दिन में। जो पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया है, उसमें जो अटैक है वो भी डेली एक आता है, बट कभी आता है कभी नहीं, लेकिन आएगा तो एक ही अटैक आएगा पूरे दिन में, 5 से 30 मिनट तक रहेगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअल हेमिक्रेनिया में कान के सिम्पटम्स भी होते हैं, मतलब ईयर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है उसमें। इसके अलावा 2 तरह का और है, एसयूएनए सूना और संक्ट, एसयूएनसीटीई। सूना में क्या होता है कि आई के सिम्पटम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना? लेकिन हेडेक जो है, दिन में जो अटैक्स होते हैं वो 100 से लेके 200 अटैक मतलब हो सकते हैं एक दिन में। बट उसमें जो अटैक्स आते हैं, हेडेक के अटैक्स, वो 5 या 6 सेकंड से लेके 5 या 6 मिनट तक ही रहते हैं। बट वो दिन में बार-बार आते हैं। जैसे क्लस्टर हेडेक है कि 2 से 8 अटैक ही आएँगे पूरे दिन में। इसमें मतलब पूरे दिन में 100 से लेके 200 अटैक तक आ जाते हैं। बट उसमें जो है, जैसे एक अटैक आ गया तो 15 मिनट से लेके 3 घंटे तक रह सकता है। पर इसमें जो अटैक है वो आपका 5 या 6 सेकंड से लेके 5 या 6 मिनट तक ही रहता है। और जो सूना है हेडेक है, उसमें जो है आइज़ वाले सिम्पटम नहीं होते, सिर्फ़ हेडेक होता है, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़। तो ये जो है, क्योंकि ये पाँचों हेडेक जो हैं ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया के हैं, पाँचों टाइप्स। हेडेक सेम तरह का होता है, लेकिन उसके जो अटैक्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है अलग-अलग जो है ग्रुप्स में डाला है इसको, क्योंकि इसमें जो ब्रेन के पार्ट्स जो इफ़ेक्ट होते हैं वो अलग-अलग पार्ट्स इफ़ेक्ट होते हैं इस वाले हेडेक्स में, ठीक है? और लेकिन इसका अगर हम टेस्ट करवाएँ तो टेस्ट का, इसमें मैंने बताया कि टेस्ट में तो आता नहीं, लेकिन ये है कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, आपका हेडेक कब आया, कितने टाइम के लिए रहा, मतलब पूरी एक डिटेल बनाना पड़ता है, उसके बिहाफ़ पर पता चलता है कि आपको किस तरह का हेडेक है, और ट्रीटमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग होता है।